ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छोटे बड़े छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। देखिए, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत सबके लिए है। जो भी स्टूडेंट छोटे से बड़े तक पढ़ता है उन सबके लिए विषय है। वो पॉइंट है मेरा सेंटेंस, यानी कि हम हिंदी से अंग्रेजी में जब किसी भी वाक्य को कन्वर्सन करते हैं, बदलते हैं, तो उस वाक्य के जितने भी नियम हैं या उस वाक्य को समझने के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, आज मैं छोटे स्तर से आप सभी को समझाने जा रहा हूं और आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। देखिए, मेरी जो भाषा है वो थोड़ा किताब से हटके होगी। किताब से हटके का मतलब ये है कि किताब में जो लिखा वो नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ा के उसी चीज को जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कोई दूसरा पढ़ा जाऊं। ये आपको ध्यान रखना। मेरा केवल समझाने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो किताब में है उसी को पढ़ाऊंगा। केवल उस बात को मैंने अपनी भाषा में व्यावहारिक रूप में ढालने का प्रयास किया है और जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैं अब शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए, वाक्य है क्या है। सबसे पहले सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक शब्दों का ग्रुप होता है, एक वर्ड्स ग्रुप होता है जो अपना परफेक्ट मीन रखता है, जो क्या है, अपना पूर्ण अर्थ रखता है। अगर इस तरीके से कोई शब्दों का समूह या ग्रुप लिखा है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं है, एक सिस्टम से नहीं लिखा है या अपना पूरा अर्थ नहीं ले रहा है, वो सेंटेंस नहीं होगा, अर्थात वो वाक्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना। वाक्य वही होगा जो अपना एक पूर्ण अर्थ लेता, परफेक्ट मीन रखता है, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे यहाँ पर। तो सुनिए, अब सेंटेंस में आपको ढेर सारी समस्याएं रहेंगी। उन सब समस्याओं को मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा, क्योंकि बच्चों में एक ही बात रहता है कि वो टेंस उन्होंने थोड़ा समझा कि क्योंकि सेंटेंस और सेंटेंस का दोनों का साथ रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए बच्चे क्या है, उस टेंस को पहचान किया और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना शुरू कर दिया, जो कि गलत हो जाता है। इन चीजों पर ही आपको मुझे समझाना है। देखिए, सेंटेंस मैं जो अपनी लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं, सेंटेंस और टेंस दोनों में डिफरेंट भी समझिए। सेंटेंस क्या था, वर्ड्स ग्रुप था, परफेक्ट मीन रखने वाला। और टेंस क्या है, टेंस ये समय है, ये काल है। टेंस को काल हिंदी में कहते हैं या इसी को हम समय कहते हैं। और मुझे इन दोनों पॉइंटों को आपको समझाना है। देखिए, कोई भी सेंटेंस जिसे वाक्य कहते हैं, बिना टेंस के नहीं होता है। टेंस उसमें जरूर साथ होता है। ये एक दूसरे के मान सकते हैं कि पूरक रहते हैं, दोनों साथ साथ रहेंगे, एक के बिना एक नहीं हो सकता है। यानी कि दोनों ही एक किसी भी सेंटेंस में साथ रहना है। अब समझना यह है कि सेंटेंस क्या होता है और टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस को समय या काल कहते हैं। समय और काल आपके तीन होते हैं। ये कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, और एक पास्ट टेंस होता है, और एक फ्यूचर टेंस होता है। यानी कि ये तीन काल होते हैं।
देखिए प्रेजेंट को हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। और इसको भविष्य काल कहते हैं। भविष्य ये 3 काल आपके होते हैं। ये भविष्य काल, ठीक है ना। ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल, ठीक है ना। देखिए तीनों काल हैं क्या? देखिए उनके बारे में पहले मैं समझाता हूं। ये काल है क्या? देखिए ये काल समय होता है। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, या आप किसी स्थान पर हैं, या आप कुछ रखे हुए हैं, इनकी 2-3 स्थितियां होती हैं। देखिए वर्तमान का मतलब होता है इस समय। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। अब मेरा पढ़ाने का जो काम है वो वर्तमान में चल रहा है। उसमें भी एक बात ध्यान रखना, जब मैंने शुरुआत की थी वो वर्तमान था और उसके लिए वो बीत गया। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान है। यानी वर्तमान जो समय होता है बिल्कुल नगण्य होता है। यानी कि एक यूं समझिए बहुत कम, बहुत छोटा समय होता है। यानी कि मैं उदाहरण देने के लिए आपको समझाऊं कि जैसे कि मैं एक यहाँ पर पॉइंट लगाने की सोच रहा हूं। अभी मैं पॉइंट लगाने की सोच रहा हूं, यानी आगे की बात दिमाग में है, मेरे आगे चल रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। तो आप भविष्य में चल रहे हैं, उस समय आप भविष्य में हैं। और मैं जैसे ही पॉइंट लगा दूं, यानी कि पॉइंट इसको लगा दूं, तो मुझे इस पॉइंट में लगाने में जो भी समय लगा वही वर्तमान था। आप समझ रहे? वर्तमान एक नगण्य समय होता है। वर्तमान जो समय है एक नगण्य समय होता है, बहुत छोटा समय होता है, लेकिन ये अपना परफेक्ट काम करता है, यानी पूर्ण काम करता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए नगण्य के लिए कुछ कम जानकारी देनी पड़े, इसके लिए भी परफेक्ट जानकारी देनी होती है। आपका पास्ट टेंस आपका बहुत बड़ा होता है। जैसे बिंदी लगाने के बाद में मैं जो पॉइंट लगा रहा था, इसको लगाने के बाद जैसे ही हटा, अब पास्ट में पहुंच गए। अब जब तक ये लगा रहेगा ये पास्ट ही रहेगा। उससे पहले जो आपका था, जो आप पॉइंट लगाने की सोच रहे थे या पॉइंट लगाने की दिमाग में बात चल रही थी, वो आपकी टोटल क्या थी? आपका फ्यूचर टेंस में थी। अब आप समझ सकते हैं, फ्यूचर एज ए काल्पनिक समय भी कह सकते हैं इसे। अपने हिसाब से हम इसे एक काल्पनिक समय कह सकते हैं। ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर भी अपना पूरा समय रखता है, भले ही वो काल्पनिक समय, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश में इसको परफेक्ट ही समझना होगा, पूरा ही समझना होगा। और ये तीनों ही टेंस किसी एक वाक्य में एक टेंस देखने को मिलेगा। यानी कि एक टेंस किसी भी सेंटेंस में आपको देखने मिल सकता है, तीनों में से कोई सा एक। अब सेंटेंस तो मैं पहले आपको बता चुका था, ये क्या है? वर्ड ग्रुप है। क्या है ये? वर्ड ग्रुप है, शब्द समूह है। लेकिन ऐसा शब्द समूह है जो परफेक्ट मीन्स रखता है, अपना पूर्ण अर्थ रखता है। तो आपका वाक्य है, सेंटेंस है। अगर वो परफेक्ट नहीं रखता है, या उसका सीक्वेंस जो वर्डों का आने का है, शब्दों का जो आने का सीक्वेंस है, अगर वो सही नहीं है तो भी वाक्य का क्रमबद्ध गलत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंटेंस आपके ये भी ढेर सारे प्रकार के होते हैं, इनके भी बारे में मैं समझाता हूं। मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, उसे समझिए। पहली स्थिति होती है इसमें जिसे स्टेज कहते हैं, स्टेट कहते हैं।
स्टेट का मतलब होता है, इसे दशा भी कह सकते हैं, इसे स्थिति भी कह सकते हैं, इसे उपस्थिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे उपस्थिति भी कह सकते हैं। ये सब स्टेट के अंतर्गत आता है। यानी कि एज ए आप ये मानिए कि ये इस तरीके के वाक्य कि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में या तो उसकी स्थिति दिखाएगा या उसका उपस्थिति दिखाएगा या उसकी दशा दिखाएगा। यानी कि इसमें वो कंडीशन सामने रहेगी, जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे राम स्कूल में है। अब देखो, राम स्कूल में है, यहां पर राम की उपस्थिति, राम की उपस्थिति दिखाई गई है। कहां दिखाई गई है? स्कूल में। अब उसकी एक स्टेट है। अब ये दूसरे रूप में भी हो सकता है, जो मैं अभी बताऊं। अब दूसरा है कि राम, इसी के लिए यही लिख देता हूं, राम एक सुंदर लड़का है। आप देख रहे हैं यहां राम का एक गुण का विवरण दिया है, गुण बताया गया है, उसकी सुंदरता का गुण बताया गया है। अरे हम उसकी सुंदरता का जो गुण बता रहे हैं, एक्चुअल में उसमें सुंदरता का गुण उपस्थित है, तभी तो हम उस गुण के बारे में यहां पर बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगला कंडीशन यह भी हो सकता है कि राम बीमार है। लो, एक ये भी मैं आपको बता रहा हूं, राम बीमार है। अब देखिए, यहां बीमारी उसकी दशा दिखा रहा है, इसमें बीमारी उसकी दशा दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है। या राम कुर्सी पर है, ये सब क्या है? बीमार है तो भी उसमें उपस्थिति है बीमारी की, सुंदर है तो भी उसमें उपस्थिति है, स्कूल में है तो भी उसकी उपस्थिति है, कुर्सी पर है तो भी उसकी उपस्थिति है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये इस प्रकार के वाक्य होंगे जिसमें सब्जेक्ट जो आपका कर्ता होगा वो कहीं उपस्थित होगा, या उसमें कोई गुण होगा, या उसकी कोई दशा दिखाई गई होगी, लेकिन सब कुछ उपस्थित होगा। अंत में हम एक ही शब्द कह सकते हैं, सब कुछ उपस्थित होगा। उसी को हम स्टेट कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम स्टेट कहेंगे, उसकी दशा दिखाई गई है। ये इस प्रकार के वाक्य होते हैं। अब ये दूसरा इसी का रूप लिखता हूं, वो ये है, दूसरा रूप है कि राम के पास एक पेन है। अब यहां समझिए, राम के पास एक पेन है। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे समझने का प्रयास करिए। देखिए, कोई भी वाक्य बनाने से पहले उसकी पहचान बहुत जरूरी है। अगर तुमने पहचान सही करी, क्योंकि बच्चे जो क्या करते हैं, जो मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे अपनी 30-32 साल टीचिंग का अनुभव है, उसमें मैंने एक ही देखा कि बच्चा वाक्य के टेंस की तो पहचान करता है, यानी कि वाक्य के टेंस की तो पहचान करता है, लेकिन वाक्य के रूप की पहचान नहीं करता। और इसलिए उसका इंग्लिश अनुवाद जब करता है,
इंग्लिश ट्रांसलेट जब करता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसने टेंस की पहचान की, वाक्य के रूप की पहचान नहीं की कि वाक्य किस रूप में उसे सामने दिया है। और तुमको ये दोनों ही पहचान साथ लेके चलनी पड़ेगी, तब आपका सही, आपका वाक्य का सही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वाक्य का। तो इस बात को ध्यान रखिए, हम खाली टेंस की पहचान नहीं बताएंगे, यहां पर हम साथ में उस वाक्य की भी पहचान लेके चलेंगे, तब आप सही ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। केवल आपको जो पढ़ाया जाता है वो टेंस की पहचान बताते हैं, सेंटेंस की पहचान नहीं, जबकि सेंटेंस की पहचान अति आवश्यक है, तभी आप टेंस के बारे में समझेंगे। तो अब यहां क्या देख रहे हैं, देखिए, राम स्कूल में, यानी कर्ता ही उपस्थित था। अब यहां कर्ता उपस्थित नहीं, यहां कर्ता पर कोई वस्तु है, अंतर डिफरेंट समझिए। यहां सेम सब्जेक्ट जो राम था वो कहीं उपस्थित था, या उसमें कोई गुण उपस्थित था, या उसकी कोई दशा दिखाई गई, इसलिए उसे मैं यहां पर केवल उपस्थिति दिखान, अपनी लैंग्वेज में से कह सकता हूं कि ये उपस्थिति दिखाने वाले वाक्य हैं। इसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में मैं इस शब्द को यूज कर सकता हूं, उपस्थिति दिखाने वाले वाक्य। ये जो वाक्य थे ये उपस्थिति दिखा रहे थे, यानी कि इसमें किसकी उपस्थिति हो सकता है, गुण की उपस्थिति हो सकता है कि बीमार की स्थिति दिखाई दी हो सकता है कि खुद कर्ता कहीं उपस्थित हो। ये चीज आपको देखना है। तो इन सबको मिलाकर के एक ही शब्द यूज कर दिया कि उपस्थिति दिखाने वाले वाक्य हैं ये। अब उपस्थिति दिखाने वाले वाक्य ये तीनों टेंसों में तुम्हें मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी मैं है लगा रहा हूं तो प्रेजेंट के लिए इंडिकेट कर रहा हूं, अगर यहाँ पास्ट के लिए इंडिकेट करना है तो मुझे थे लगाना पड़ेगा। थे पे कोई भी मात्रा लग सकती है आपकी, जैसे राम स्कूल में था तो ये पास्ट में हो जाएगा, और राम स्कूल में होगा वो काल्पनिक समय है, मैं पहले ही ये बता चुका हूं, होगा ये कल्पना है या नहीं वो नहीं, केवल कल्पना की जाती है इसमें, क्योंकि मैं भविष्य को काल्पनिक समय ही बता के गया हूं। तो वो अब ये काल्पनिक हो या छोटा हो, लेकिन अपना हमें परफेक्ट जानकारी ही देनी होती है, उसकी परफेक्ट जानकारी ही समझनी होती है। तो यहां पर अभी मैंने थे लगा दिया तो अब ये पास्ट में होगी। अगर यहां पर मैं एक शब्द, देखिए एक चीज बदलने से टेंस परिवर्तन हो रहा है, हा हटाया था लगाया टेंस बदल गया, और यहां राम स्कूल में होगा गा गया पीछे तो होगा आगे की कह रहा है। देखिए पहचान दो तरह से होती है किसी भी टेंस की, शब्द देख करके, वर्ड देख करके, या फिर पढ़ के। आप पढ़ के पहचान करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, खाली रट्टू मारेंगे शब्दों का, वर्डों का, तो वहां गलती हो सकती है, जो कि मैं आगे जब अब मैं आपको सेंटेंस समझा ही रहा हूं तो आपको बताऊंगा, देखिए आप में यहां गलती होगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं पढ़ के पहचान पे मेरा ज्यादा जोर रहता है, आप बाकी को जब सेंटेंस की पहचान करें तो आप पढ़ के पहचान करें। जब सेंटेंस की पहचान आपकी परफेक्ट है, सही है, तो आपका ट्रांसलेट भी उसका सही होने जा रहा है, वो गलती नहीं होगी। सेंटेंस के जो नियम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुनिए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस जो मैंने टाइप लिखा है वहां और पहले में क्या अंतर पा रहे हैं कि वहां सब्जेक्ट जो राम था वो उसकी कोई न कोई स्थिति दिखाई गई थी, सुंदरता का गुण दिखाया गया, खुद स्कूल में था, वही बीमार था, स्थिति थी उसकी, दशा थी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ उपस्थित था राम के अंदर,
यानी राम में ये सब कुछ उपस्थित था। इसलिए मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया कि ये उपस्थिति दिखाने वाले वाक्य होते हैं। अब वही वाक्य मैंने एक अलग लिख दिया है, राम के पास पेन है। आप क्या देख रहे, क्या राम कहीं उपस्थित है? बोलो, अरे भाई राम उपस्थित है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। यानी पेन के बारे में बता रहा है कि ये पेन राम के पास है, अर्थात पेन राम के पास है। तो राम तो उपस्थित है नहीं। अब राम उपस्थित नहीं तो ये वाक्य दूसरे टाइप का हो गया। भाई वाक्य दूसरे टाइप का हो गया, सब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, वहां सब्जेक्ट उपस्थित था। समझ में आ रहा है? और यहां सब्जेक्ट उपस्थित नहीं, सब्जेक्ट पर कोई वस्तु है, अर्थात वो वस्तु है, उस वस्तु पर उसका आधिपत्य होगा, उस वस्तु पर उसका अधिकार होगा। तो मैं इस ऐसे वाक्यों को अपनी भाषा में जब समझाता हूं तो इन्हें अधिकार वाले वाक्य कहता हूं। अपनी भाषा में जब समझाने जाता हूं ऐसे वाक्यों को अधिकार दिखाने वाले वाक्य कहता हूं। ये अधिकार को दिखाते हैं। अब इसमें अक्सर क्या देखा गया है, एक पास शब्द आता है या एक शब्द और आता है जो पीछे लग के आता है। जिसी वाक्य को लिखता हूं, राम एक पेन रखता है। राम एक पेन रखता है। अब क्या देख रहे हैं, यहां भी राम पेन रखता है, तो राम के अधिकार में पेन है। इसी वाक्य को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, राम की एक पेन है। राम की एक पेन है। अच्छा, वो राम की पेन है तो राम का अधिकार है। देखिए, ज्यादातर वाक्यों में ये शब्द लगे मिलते हैं। इनमें से देखिए, पास मिलता है तो लगभग वाक्य के बीच में होता है इधर उधर, और रखता रखती रखते ये क्रिया के बिल्कुल नजदीक चिपटेमा होते हैं। वो क्रिया इंडिकेट करती है प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फ्यूचर की। वो रखता रखती जो रखते हैं वही मिलते हैं। और यह वाक्य में ये पास शब्द मिलेगा तो भी ये अधिकार को ही दिखाएगा। कभी ये दोनों ही शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों शब्द नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा है, राम की एक पेन है। अब यहां पर न तो रखता आ रहा, न पास आ रहा, न राम कहीं उपस्थित है। भाई देखो, उपस्थिति वाला जो वाक्य ऊपर बता के गया तो वहां सब्जेक्ट कहीं उपस्थित था, उसमें कोई गुण उपस्थित था या सब्जेक्ट की दिशा दिखाई गई थी। लेकिन यहां सब्जेक्ट के बारे में नहीं, सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार है दिखा रहा है। राम की एक पेन है, अर्थात तो उस पेन पर राम का अधिकार है। आप समझ रहे होंगे जो मैं क्या समझाने जा रहा हूं। यानी वाक्य की जिस समय में अंग्रेजी बनाऊंगा, इन तीनों की एक ही बनेगी, लेकिन भाषा में डिफरेंट बहुत है। इसी चीज को आपको समझना है और बहुत जीरो लेवल से आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मेरी लैंग्वेज को आप समझेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये दूसरे टाइप का वाक्य हो गया, ये अलग टाइप हो गया, उधर वो अलग टाइप था। वहां सब्जेक्ट ही कहीं उपस्थित था,
या सब्जेक्ट में कोई गुण उपस्थित था या सब्जेक्ट की दशा स्थिति बताई गई थी, अर्थात वो सारी चीजें सब्जेक्ट में उपस्थित थी, कर्ता में उपस्थित थी। लेकिन अगला जो वाक्य जो टाइप आ रहा है वहां कर्ता कहीं उपस्थित नहीं, कर्ता में कोई चीज उपस्थित नहीं, अर्थात कर्ता के पास या कर्ता पर किसी वस्तु पर अधिकार है, यानी कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार है। यानी यहां पर इन तीनों में वही चीज सामने आ रही है। तो मैं इसको कह सकता हूं ये अलग टाइप का वाक्य हो गया, जिसे अपनी भाषा में मैं यहां कहता हूं इसे अधिकार दिखाने वाला वाक्य कहते हैं, और उधर उसे उपस्थिति दिखाने वाला वाक्य कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में कहीं किताब में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किताब अगर कहीं कुरे देंगे तो आपको किसी भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ा उसी को रहा हूं, मैंने केवल अपनी लैंग्वेज में तोड़ रखा है, बांट रखा है समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरे सेंटेंसों को आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे टाइप का जो वाक्य होते हैं वो वाक्य एक ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम पुस्तक पढ़ चुका है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थात इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं, यहां कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है, कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है। इसका मतलब ये और इनसे अलग हो गया, ये तीसरे टाइप का वाक्य हो गया। ये वाक्य ऐसा है, ये एक्शन दिखाने वाला है, काम दिखाने वाला है। क्या है ये? काम दिखाने वाला वाक्य है। ये काम दिखाने वाला वाक्य। ये किस तरीके का वाक्य है? ये काम दिखाने वाला वाक्य है। ये अलग टाइप का आपका सेंटेंस हो गया। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा कोई काम होगा, चाहे किसी कोई भी काम हो सकता है, जैसे पढ़ने का, हंसने का, रोने का, गाने का, खाने का, पीने का, बजाने का, एनीबॉडी, कोई भी कर्ता के द्वारा काम होगा। तो अब काम जब होगा तो इस वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है? काम वैलिड है, काम मुख्य है। तो अब वाक्य का रूप बदल गया। अब ये दूसरे टाइप का वाक्य हो गया जो मैं अपनी भाषा में दिखा रहा हूं, काम दिखाने वाला वाक्य। इसमें एक्शन होता है, इस वाक्य में एक्शन होता है, काम होता है, कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका था। ये काम दिखाने वाला वाक्य हो गया। अब इसके अतिरिक्त अगला वाक्य है, अगला वाक्य ऐसा होता है, आदेश को दिखाने वाला होता है। जैसे इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, मैंने बोल दिया इधर आओ, ठीक है। कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ। अब तुम क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। दोनों ही गायब, जो आदेश देने वाला है वो भी गायब, और जिसको इस काम को करने के लिए कहा गया वो भी गायब, दोनों ही गायब। लेकिन जब वाक्य में पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? इधर आओ, इसका मतलब आदेश दिख रहा है। कृपया बैठ जाओ,
इसमें भी आदेश है लेकिन भाषा में परिवर्तन। कृपया बैठने का मतलब ये हो गया कि नम्रता के साथ वो बात कही जा रही है आदेश के रूप में। यहां से यदि कृपया हटा दो, बैठ जाओ, तो आदेश सीधा हो गया। अब कृपया बैठ जाओ तो थोड़ा नम्रता के साथ ये बात कही गई है, लेकिन है वो भी आदेश। समझ में आ रहा है? तो अब ये अलग टाइप का वाक्य हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में आदेश को दिखाया जा रहा है, यानी इसी को हम कहते हैं आदेश दिखाने वाले वाक्य। क्या कहेंगे इसे? आदेश दिखाने वाले वाक्य। वाले वाक्य, इसको हम आदेश दिखाने वाले वाक्य कहेंगे। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त और भी आपके वाक्य हैं, वो वाक्य हैं आपके, जैसे कि ऊपर लिख देता हूं। अगला नंबर, ये क्या वाक्य हो गई? या ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब पांचवा प्रकार जो है आपका वो ये है, वो क्या है? वो इस तरीके का है पांचवा, यानी अब है पांचवा वाक्य, इच्छा, इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य। इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य, यानी कि ये इच्छा को व्यक्त करेगा। जैसे आपकी लंबी आयु हो, वाक्य में बोल दिया आपकी लंबी आयु हो, ये मैंने आपको वाक्य बोल दिया। अब देखिए, आपकी लंबी आयु हो, आप समझ रहे होंगे एक तरह का आशीर्वाद सा दिया जा रहा है वाक्य में। भाई आपकी लंबी आयु हो, एक तरह का आशीर्वाद सा दिया जा रहा है। और आशीर्वाद जब देने वाला है तो अपनी इच्छा ही तो व्यक्त कर रहा है। वो क्या व्यक्त कर रहा है? अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य है। अब यहां इच्छा दो तरह की हो सकती है, एक आशीर्वाद के रूप में, एक शाप के रूप में। यानी किसी के भलाई करने के रूप में अपनी इच्छा दे सकते हैं, या किसी की बुराई करने के रूप में अपनी इच्छा दे सकते हैं। जैसे अभी क्या बोल दिया जाए कि उसका सर्वनाश हो जाए। अरे सर्वनाश हो जाए, यानी उस मेरे कहने से ना तो उसका सर्वनाश हुआ, लेकिन वाक्य मुझे ये बता रहा है कि इसमें उसकी सर्वनाश करने की इच्छा व्यक्त की गई है। कहीं उसका सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि उसका सर्वनाश हो जाए। तो सर्वनाश होने के लिए क्या हुआ? ये मेरी बुरी इच्छा हो गई, मैंने उसे एक तरह का शाप दे दिया, अर्थात इच्छा व्यक्त की। ये वाक्य जो हो गया इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य हो गया। ये वाक्य क्या हो गया? इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य हो गया। इसके अतिरिक्त अगला जो वाक्य आएगा छठे प्रकार का है, वो आपका है विस्मय बोधक वाक्य है। विस्मय बोधक वाक्य होता क्या है उसके बारे में भी सुनिए। ये विस्मय बोधक वाक्य होता है। यह विस्मय बोधक वाक्य का मतलब ये अपने हृदय की, अपने मन की तीव्र भावना होती है। वो कैसे तीव्र भावना होती है? वो तीव्र भावना होती है जब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं और देखने पर हमारे हृदय में
उस वस्तु के प्रति कई भाव उत्पन्न होते हैं। हो सकता है उस वस्तु को देख करके हम आश्चर्य में पड़ जाएं, हो सकता है उस वस्तु को देखकर मन को आनंद की अनुभूति हो सकता है उस वस्तु को देख करके हमें दुख पैदा हो सकता है उस वस्तु को देखकर हमारे हृदय में घृणा पैदा हो। यानी ये मनोभाव हैं। ये मनोभाव जो हैं ये उस वस्तु को देख करके उत्पन्न हो रहे, उनमें से कोई एक भाव उत्पन्न होगा, वो वस्तु की स्थिति पर होगा कि वस्तु किस रूप में आपको दिखाई दे रही है। जैसे अभी आपको एक सुंदर सा फूल दिखा, जब तक फूल नहीं दिखा तब तक कुछ नहीं था, और तुम्हें फूल सुंदर सा दिखा, मन को अच्छा लगा, पसंद लगा, और ऐसा लगा कि आपकी जो अंदर की भाव तो वो निकल आए। यानी उस फूल के बारे में वो भावना जो मन ही मन उत्पन्न हो रही थी, एक साथ आपके मन से निकल के बाहर आ गई, और उसके लिए दो शब्द बोल दिए। क्या बोल दिए? यह कितना सुंदर फूल है। आपने ये शब्द बोला, यह कितना सुंदर फूल है। इसमें इंटरजेक्शन का चिन्ह अवश्य लगेगा। जो ऊपर से कुछ मोटाई लिए होता है और थोड़ा नीचे को ये पतला हो जाता है, नीचे बिंदी लगी होती है। यह कितना सुंदर फूल है। आपका ये शब्द कब निकला? ये शब्द जब निकला जब आपने उस फूल को देखा, मन को भा गया, अच्छा लगने लगा, नहीं रुका गया, आपने उसके लिए दो शब्द बोल दिए, वही वाक्य बन गया। जब वही वाक्य बन गया, लेकिन वो ऐसा वाक्य बना, उसी को हम विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। अब ये मैं हिंदी में सब कुछ नाम आपको लिख के गया हूं। इसके लिए हम यहाँ जो स्टेट की कंडीशन है, इसमें जो आता है, इसमें वर्बों का अलग अलग रूप प्रयोग होता है। स्टेट में आपका वर्ब जो लगती है, यूज ऑफ बी, ये आपको जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको सेंटेंस ही समझा रहा हूं, सेंटेंस को समझिए। आपको सेंटेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। जब सेंटेंस की पहचान हो तब टेंस की पहचान करना, क्योंकि टेंस की भी साथ में पहचान बहुत जरूरी है। और आप इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। देखिए ये जो वाक्य हैं आपके काम दिखाने वाले, ये वाक्य आपके यहां तक कि हम नॉर्मली में इनको सबको सिंपल सेंटेंस के एडजेक्टिव सेंटेंस के रूप में दिखाते हैं। किसके रूप में? एडजेक्टिव सेंटेंस के रूप में दिखाते हैं। यहां से ये आपका आदेश के रूप में होते हैं, इनको इंपेरेटिव कहते हैं। एडजेक्टिव में आपके दो तीन रूप होते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस में आपके दो तीन रूप होते हैं, इनको हम एडजेक्टिव या सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। एजर, ये एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं। और एडजेक्टिव में ही आपका नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, सिंपल होता है इसी के अंदर, ठीक है ना। यहां पर एक सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा, सिंपल सेंटेंस। और एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस। एक यहीं पर एक इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी इसी में आपके तीनों रहेंगे।
यानी ये जो सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस 3 रूप में आपको देखने में, एक ही सेंटेंस के यहाँ पर 6 रूप कन्वर्सन होंगे, वो आगे पढ़ाऊंगा। देखिए इसके बाद में ये आदेश वाला वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद में विस्मय बोधक जो सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये विस्मय बोधक जो बात है इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि किताबों में जो आपका लिखा हुआ है वह एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव में ही मैंने आपका एक एफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव अलग होता है, उसमें आपका इंटेरोगेटिव अलग होता है। किताबों में जो लैंग्वेज लिखी है उसको भी मैं बता देता हूं, सुनिए। किताबों में लिखता है एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस। इसी एडजेक्टिव के 2 रूप होते हैं, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, एक इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में भी 2 कंडीशन सामने होती हैं, एक सबसे पहले क्या होने की, सबसे पहले क्या आने की, एक कंडीशन ये होती है, सबसे पहले क्या आने की। बाकी में सबसे पहले क्या आएगा। दूसरी जो कंडीशन होती है प्रश्न शब्द बीच में आने की, कब, कहां, क्यों, ये शब्द वाक्य के बीच में आने की। यानी कि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच आने की। ये 2 कंडीशन यहां पर होती है। यानी कि एक एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया और एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये आपकी किताबों में लिखा है। इसके अतिरिक्त और भी सेंटेंस हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस हैं, वो कंडीशनल सेंटेंस आपको आगे पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अभी सेंटेंसों के बारे में समझा रहा हूं। सेंटेंसों में भी ढेर सारी बात आएगी, अभी इसमें वर्ब का जो झंझट है वो भी आएगा, तो वो बाद में आपको समझाया जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इन्हीं के बारे में आपको समझाया जाएगा। और आप मेरी क्लास को एंड तक देखें और अपने भाइयों को शेयर करें, वो भी देखें, वो भी इंग्लिश सीखें। बिल्कुल 0 से समझाऊंगा, अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, समझने का पूरा प्रयास कराऊंगा। जब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।